हाय फ्रेंड, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नगरीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्बनाइजेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है नगरीकरण या अर्बनाइजेशन। सबसे पहले देखेंगे नगरीकरण मतलब इसकी परिभाषा क्या है और ये किन आधारों पर तय करते हैं कि नगर है या नहीं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है। नगरीकरण वो प्रक्रिया होती है, नगरीकरण क्या है? एक तरह की प्रक्रिया है। मतलब नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों या फिर नगरों की ओर स्थानांतरित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? नगरीकरण या अर्बनाइजेशन कहते हैं। जिससे हमारी शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ वहां की जनसंख्या तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों या फिर नगरों की ओर स्थानांतरित होती रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण ही हमारा नगरीकरण कहलाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से नगरीकरण क्या होगा? हमारे कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण क्या कहलाता है? हमारे नगरीकरण कहलाता है। उसी प्रकार देखें हम सामाजिक दृष्टिकोण की तो ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश से क्या? ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश से आज शहरी आधुनिक परिवेश में पलायन हमारे क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। तो हमने तीन परिभाषाएं देखी। एक तो हमारी नॉर्मल परिभाषा थी जिसका मतलब क्या है कि नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों या फिर नगरों की ओर स्थानांतरित होती है, जिससे क्या होता है? शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाता है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण हमारे नगरीकरण है। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश से शहरी आधुनिक परिवेश में पलायन ही हमारे सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार नगरीकरण कहलाता है। अब देखिए हमारे एडवर्ड ग्लेजर के अनुसार, किसके अनुसार? एडवर्ड ग्लेजर के अनुसार देखें तो उनकी एक पुस्तक थी द ट्रायम्फ ऑफ द सिटी। क्या? ट्रायम्फ ऑफ द सिटी में उन्होंने कहा था कि शहर मानवता का सबसे महान आविष्कार है। मानवता का यदि सबसे महान आविष्कार की बात करें तो ये क्या? हमारे शहर है। क्यों? क्योंकि वे हमें अधिक उत्पादन, अधिक नवाचारी और अंततः क्या? अधिक समृद्ध बनाते हैं। क्या? शहर। ये किसके अनुसार? एडवर्ड ग्लेजर के अनुसार। और उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात कही थी और पुस्तक का नाम था द ट्रायम्फ ऑफ द सिटी। बात करें शहरी मापदंड, क्या शहरी क्षेत्र है तो उसके मापदंड क्या है? 1971 की जनगणना के अनुसार, यदि 1971 की जनगणना के अनुसार देखें तो शहरी क्षेत्र के मापदंड क्या है? तो किसी क्षेत्र को नगर कहलाने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी? तो शर्तों की बात करें तो शहर कहलाने के लिए उसे किसके अनुसार? 1971 के अनुसार न्यूनतम उसकी 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। अब जैसे देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 65 से 70 लाख तो हमारे जयपुर की जनसंख्या ही है, तब जाके वो शहर बना है। तो हमारे 1971 के अनुसार न्यूनतम मानक थे 5000 की जनसंख्या हो, कम से कम 75% पुरुष कार्यबल क्या है? गैर कृषि कार्यों में लगाओ। पुरुष गैर कृषि कार्यबल क्या है हमारे? कितना? वो भी 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। क्या? जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। जिसमें हमारे देखें तो जयपुर और भरतपुर दो ऐसे जिले थे 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें हमारे जिनका जनघनत्व 500 से ऊपर था। बात यह है देखें तो वहां नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या फिर छावनी बोर्ड की प्रशासनिक मान्यता होनी चाहिए, तभी वह शहरी मापदंड के अंदर गिने जाएंगे। तो हमारे चार पैरामीटर या चार शर्तें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र को नगर। पहली 5000 की जनसंख्या, दूसरा 75% पुरुष कार्यबल गैर कृषि कार्यों में हो, तीसरा हमारे 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व हो, फिर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या फिर छावनी बोर्ड इनकी प्रशासनिक मान्यता होनी चाहिए। बात करें नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाएगा? तो नगरों का वर्गीकरण हमारे आरबीआई के अनुसार देखें, किसके अनुसार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नगरों की 6 श्रेणियां बनाई है। कितनी? 6 श्रेणियां बनाई है। बात करें पहली श्रेणी की बात करें तो उसमें हमारे वो आते हैं जिसमें 1 लाख और उससे अधिक लोग हो। क्या 1 लाख या उससे अधिक लोग हमारी पहली श्रेणी में? दूसरी श्रेणी में आते हैं हमारे 50,000 से 999,999 जनसंख्या वाली जो जगह है, एरिया, वो श्रेणी 2 वाले शहर में आते हैं। श्रेणी 3 की बात करें तो 20,000 से 49,999 लोग हो, वो हमारे श्रेणी 3 में आते हैं। श्रेणी 4 की बात करें तो श्रेणी 4 में हमारे 10,000 से लेके 19,999 लोग आएँगे श्रेणी 4 में। श्रेणी 5 की बात करें तो 5,000 से लेके 9,999 लोग हो श्रेणी 5 में। श्रेणी 6 की बात करें तो 5,000 से कम जिसकी जनसंख्या होती है वो श्रेणी 6 में आएँगे। तो इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे नगरों की 6 श्रेणियाँ बनाई है। बात करें नगरीकरण के 4 स्तर। क्या नगरीकरण के स्तरों की बात करें तो नगरीकरण के 4 स्तर हैं। तो नगरीकरण के 4 स्तर की बात करें, सबसे पहला स्तर आता है हमारा उच्च नगरीकृत प्रदेश। मतलब किस एरिया को हम उच्च नगरीकृत प्रदेश कहेंगे? जहाँ पे हमारा 75% या उससे अधिक नगरीकरण का प्रतिशत है, वो हमारे क्या? उच्च नगरीकृत प्रदेश कहलाएगा।
मध्यम नगरीकरण प्रदेश की बात करें जहाँ 50 से 75% हमारे नगरीकरण का प्रतिशत हो और मध्यम नगरीकरण प्रदेश कहलाएगा। निम्न नगरीकरण प्रदेश की बात करें तो 25 से 50% जहाँ नगरीकरण का प्रतिशत हो वो निम्न नगरीकृत प्रदेश कहलाएगा। और अति निम्न नगरीकृत प्रदेश की बात करें जहाँ हमारे 25% से भी कम नगरीकरण का प्रतिशत हो वो हमारी इस श्रेणी में आएगा और राजस्थान इसी श्रेणी में आता है, वो भी कितना 24.87%। तो हमारे निम्न नगरीकृत अति निम्न नगरीकृत प्रदेश के अंदर आता है हमारा कौन सा राजस्थान, जिस जहाँ पे नगरीकरण क्या है हमारे 24.87% है। बात करें राजस्थान में नगरीकरण के विकास और चरण की, क्या विकास और चरण की बात करें, नगरीकरण के विकास और चरण की बात करें तो 1961 की जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी और वो भी कितनी 16.88%। कब? 1961 की जनगणना में। 1971 से 81 के दशक में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि हुई थी, वो भी कितनी 58.59% नगरीय वृद्धि हुई थी। तो ये हमने विकास देखा। अब देखेंगे नगरीकरण के 3 चरण, खास 3 चरणों की बात करें। यदि आपसे पूछा जाए नगरीकरण के कितने चरण है तो आपको बताना पड़ेगा नगरीकरण के 3 चरण है। कौन-कौन से चरण की बात करें तो ये वर्षों के आधार पे पहला चरण आता है हमारा 1901 से 1941, दूसरा चरण 1951 से 1971, तीसरा चरण आता है हमारा 1981 से 2011। 1901 से 1941 तक धीमी वृद्धि हुई थी, नगरीकरण की धीमी वृद्धि हुई थी। 1951 से 1971 तक मध्यम वृद्धि हुई थी और 1981 से 2011 तक हमारी तीव्र वृद्धि हुई थी। 1901 से 1941 की बात करें तो यहाँ जो धीमी वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था हमारा प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। क्या-क्या? प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। फिर 1951 से 71 की बात करें तो इसमें मध्यम वृद्धि हुई, जिसके प्रमुख कारण क्या थे? माइग्रेशन, शरणार्थी, कॉलोनी का निर्माण, ये हमारे मुख्य कारण था। फिर 1981 से 2011 की बात करें, यहाँ पे हुई थी हमारी तीव्र वृद्धि। तीव्र वृद्धि की बात करें तो इसका कारण क्या था? औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर और ग्रामीण शहरी प्रवासन। कुछ खास तथ्यों की बात करें तो देश के 52 महानगरीय शहरों में, क्या देश के 52 महानगरीय शहरों में कुल शहरी आबादी का 41.3% केंद्रित है। तो देश के जितने भी हमारे 52% महानगरीय शहर है उनमें जितनी भी हमारे देश की कुल आबादी है उसका 41.3% केंद्रित है, जिसमें हमारे राजस्थान के 3 शहर है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा। 3 शहर हमारे इसी श्रेणी में आते हैं जहां हमारे क्या 41.3% जनसंख्या केंद्रित है। तो राजस्थान के भी 3 शहर है 52 में से, कौन-कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब बात करें नगरीकरण के कारण। नगरीकरण के कारण की बात करें तो कारणों को 2 श्रेणियों में बाँटा है। एक तो पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की बात करें तो नगरीकरण में वृद्धि मुख्य रूप से प्रवास के कारण वजह से होती है। किस वजह से? माइग्रेशन या प्रवास की वजह से होती है, जो मुख्य से 2 कारणों पर निर्भर करता है। प्रवास मतलब कोई भी व्यक्ति गाँव को छोड़ के शहरों में क्यों आता है? तो इसके मुख्य 2 कारण होते हैं। पहला कारण आता है हमारा पुल फैक्टर, जिसे हम आकर्षक कारण कहते हैं। दूसरा हमारा पुश फैक्टर, जिसे विकर्षण कारण कहते हैं। तो दोनों ही कारणों से हमारे क्या ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में आ जाता है। तो पहला कारण आता है हमारा पुल फैक्टर या फिर आकर्षक कारण। इसके अंतर्गत हमारी नगरीय जो सुविधाएं होती हैं उनसे आकर्षित होकर लोग नगरों की ओर आते हैं, क्योंकि नगरों में जो सुविधाएं मिलती है जब ग्रामीण लोगों को पता चलता है वो गाँव को छोड़ के शहरों में आ जाते हैं। देखिए हमारी बेहतर आधारभूत संरचना जैसे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य शहरों में बेहतर होता है, इसी वजह से गाँवों से छोड़ के हमारे लोग शहरों में आते हैं। अधिक रोजगार, उन्नत परिवहन और संचार, क्या हमारे अधिक रोजगार और उन्नत परिवहन संचार, ये हमारे कहाँ जो पुल फैक्टर है, जो जिसकी वजह से हमारे गाँव से लोग शहरों में आते हैं। आधुनिक जीवन शैली का आकर्षण, ये भी हमारे एक कारक है जिसकी वजह से लोग गाँव छोड़ के शहरों में आते हैं। तो पुश फैक्टर की बात करें विकर्षक कारक की, तो इसके अंतर्गत लोग गाँव में व्याप्त समस्याएँ होती है, तो हमारे एक तो पुल फैक्टर हो गया, मतलब अच्छी-अच्छी बातें देख के लोग गाँव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। और पुश फैक्टर या विकर्षक कारक की बात करें तो इसमें हमारे क्या गाँव से परेशान हो के लोग शहरों में आ रहे हैं। जैसे परेशानी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? इसके अंतर्गत गाँव में व्याप्त जो समस्याएँ होती हैं जैसे बेरोजगारी है, गरीबी, इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर दूसरा कारण आता है ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट आना, मतलब लोग गाँव में कमा ही नहीं पा रहे हैं। जो ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था है, खेती के अंदर लोगों के पास कमाई हो ही नहीं पा रही, तो कमाई के नए-नए अवसरों की तलाश में लोग क्या है, शहरों में आते हैं। फिर रोजगार का अभाव, जब कृषि नहीं हो रही होती है, तब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, तो रोजगार की तलाश में लोग क्या है, शहरों में आ जाते हैं। फिर सुविधाओं की कमी, गाँव में क्या बेसिक जो मूलभूत सुविधा है उनका भी अभाव पाया जाता है। तो सुविधाओं के अभाव की वजह से क्या है लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। तो शहरीकरण के 2 कारक देखे हमने, कारण में देखे तो पहला कारण था हमारा पुल फैक्टर मतलब आकर्षक कारक, जो शहरों के आकर्षक चमक-दमक को देख के लोग शहरों के आकर्षित होते हैं। दूसरा पुश फैक्टर मतलब विकर्षक कारक, मतलब गाँवों से कुछ समस्याएँ या दिक्कतें होती है जिस वजह से लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण क्या है? पुरुषों में तो रोजगार होता है और महिलाओं में शादी होती है। तो शहरों की ओर क्यों चली जाती है लड़कियां? लड़कियां शादी के बाद शहरों में चली जाती है और लड़के क्यों जाते हैं? रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। अब 2011 के आंकड़े देखें, जनसंख्या के आंकड़े वो क्या कहते हैं? राजस्थान की कुल जनसंख्या बने 6.85 करोड़। शहरों की जनसंख्या की बात करें तो 24.87%, मतलब 1.70 करोड़ हमारे शहरों में। अब 10 की वृद्धि की बात करें, या 2001 से 2011 की बात करें, इसमें हमारी शहरी जनसंख्या में 29% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 29% की वृद्धि हुई थी। अब बात करेंगे हम शहरीकरण की तुलना, मतलब राजस्थान की भारत से तुलना करें शहरीकरण की, तो क्या देखेंगे? 1961 की बात करें तो राजस्थान में हमारे 16.28% शहरीकरण था। तो उसी के मुकाबले भारत में ज्यादा, मतलब 17.97% शहरीकरण था। 2011 की बात करें तो ये बढ़ के राजस्थान में तो 24.87% हो गया। तो भारत की बात करें तो इसमें 31.14% शहरीकरण हो जाता है। 2021 में अनुमाने लगाएं तो 26.33% ही होगा भारत राजस्थान में शहरीकरण। तो भारत की बात करें तो 34.43% हो जाएगा। और ये संभावना लगाए 2031 की तो 27.75% राजस्थान में शहरीकरण हो जाएगा। तो उसके मुकाबले देखें तो भारत में हमारे 37.55% शहरीकरण हो जाएगा। तो राजस्थान की तुलना में जो भारत में शहरीकरण की तुलना ज्यादा है, मतलब मात्रा ज्यादा है। अब जिला स्तर पर शहरीकरण की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए जिला स्तर पर शहरीकरण की, तो सर्वाधिक शहरीकरण वाले कितने जिले हैं? कौन कौन से जिले हमारे सर्वाधिक शहरीकरण वाले? तो ये हमारे कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन से? कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। बात करें उनके शहरीकरण की, तो हमारे कोटा में 60.31% शहरीकरण है, जयपुर में हमारे 52.40%, अजमेर में 40.8, जोधपुर में हमारे 34.30 और बीकानेर में 33.86% हमारे क्या शहरीकरण है। अब बात करें, ये तो अधिकतम शहरीकरण वाले कौन कौन से? कोटा, फिर जयपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर। अब देखेंगे हम न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले, क्या मतलब न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे कम शहरीकरण मतलब कहाँ है? डूंगरपुर में, और वो भी कितना? 6.39%। 6.39% डूंगरपुर में शहरीकरण है। बाड़मेर की बात करें 6.98%, बांसवाड़ा की बात करें 7.10%, प्रतापगढ़ में 8.27% और जालोर की बात करें तो जालोर में हमारे 8.3% हमारे क्या शहरीकरण है। तो हमारे न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्न वृद्धि की बात करें तो राज्य स्तर पर वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी वृद्धि बहुत धीरे धीरे हुई है। मतलब ओवरऑल देखें तो राजस्थान में शहरीकरण में तो वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे कुछ जिलों में तो क्या फिर भी वृद्धि को बहुत कम मापा जा सकता है, मतलब बहुत कम हुई है। बात करें कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे वृद्धि बहुत धीरे धीरे हुई है, जैसे हमारे दक्षिणी जो राज्य है उनमें वृद्धि, शहरीकरण की वृद्धि क्या है? बहुत धीरे धीरे हुई है। जैसे बांसवाड़ा में 7.10%, डूंगरपुर में 6.39% और प्रतापगढ़ में 8.27%, जालोर में 8.3% और हमारे बाड़मेर में 6.98%। तो इस तरह हमने देखा कि कुछ जिलों में क्या है, शहरीकरण की दर बहुत धीरे-धीरे बढ़ी है। तो न्यूनतम शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? इन जिलों का आदिवासी होना या फिर मरुस्थलीय होना। तो 2 ही कारण है हमारे कौन-कौन से जिले, जिसमें हमारे कौन-कौन से जिले, जैसे हमारे बाड़मेर है, जालोर है। ये तो हमारे क्या जो मरुस्थलीय जिले हैं, साथ ही साथ देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये हमारे आदिवासी जिले हैं। इस वजह से कि शहरीकरण यहाँ पे कम ही हुआ है। अब देखेंगे नगरीकरण के प्रभाव और मलिन बस्तियां, जो स्लम्स हैं उनकी बात करें, तो प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक क्या प्रभाव है इससे, तो वो देखें नगरीकरण के प्रभाव की। तो नगरीकरण का प्रभाव आता है पहले सकारात्मक, अच्छे क्या प्रभाव पड़ते हैं नगरीकरण की वजह से? पहला प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास, मतलब रोजगार बढ़ता है, जीडीपी में योगदान ज्यादा देते हैं कौन? शहर। सामाजिक परिवर्तन होता है, मतलब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण शहरों में बेहतर होता है गाँवों के मुकाबले। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पर्यावरण संकट भी हमारे शहरों में ज्यादा है, जैसे जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषण, मतलब जगह जगह पा पा पी पी पो पो चलता रहता है। कृषि भूमि का कब्जा, ये भी हमारे क्या है शहरों के अंदर ही होता है, मतलब जहाँ खेती हो सकती थी वहां पे क्या है बिल्डिंगें बननी शुरू हो जाती है। मलिन बस्तियों की वृद्धि हो जाती है, लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं। रहने के लिए जब घर नहीं मिलते तो छोटी छोटी झुग्गियां बना के रहना शुरू कर देते हैं। अब रोजगार के अभाव में क्या है, अपराध बढ़ने लगते हैं और लोगों में असमानता बढ़ती है, मतलब कुछ लोग तो अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग झुग्गी में ही रह जाते हैं। तो ये हमारे नगरीकरण के प्रभाव होते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव। अब देखेंगे हम कच्ची बस्ती, जिसे हम मलिन बस्तियां भी कहते हैं, ये भी शहरीकरण का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। बात करें कच्ची बस्ती या मलिन बस्ती किससे कहेंगे? सामान्यतः ऐसे निवास स्थल उनको मलिन बस्ती कहा जाएगा। क्या? सामान्यतः ऐसे निवास स्थलों को मलिन बस्ती कहा जाता है जहाँ पे क्या बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जहाँ पे क्या बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और जहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, बिजली, पीने का
पानी का ड्रेनेज, निकासी, इन सब का भारी अभाव रहता है। ऐसी एरिया को हम क्या कहते हैं? मलिन बस्तियाँ कहते हैं, कच्ची बस्तियाँ कहेंगे। तो ऐसे निवास स्थलों को मलिन बस्ती कहेंगे, जहाँ बड़ी संख्या में लोग गरीब रहते हैं। क्या गरीब लोग वहीं रहते हैं और जहाँ मूलभूत सुविधा जैसे पीने का साफ पानी, बिजली, पानी का निकासी या ड्रेनेज, इन सब का भारी अभाव पाया जाता है। नालियाँ भरी रहती है गंदे पानी की। बात करें यूएन के अनुसार, देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसकी परिभाषा देखिए, तो नगरों के एक ऐसे हिस्से, क्या नगरों के ऐसे हिस्से में रहना जहाँ न तो कोई सुविधा है, न ही सुरक्षा है, न ही सफाई है, न ही पीने का साफ पानी और न ही रहने की कोई पर्याप्त जगह है। तो ये किसके अनुसार है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कि नगर के एक ऐसे हिस्से जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे क्या है, न तो कोई सुविधा हो, न कोई सुरक्षा हो, न कोई सफाई हो, न पीने का पानी हो, न ही रहने का कोई पर्याप्त स्थान हो। यानी एक छोटे से घर में बहुत सारे लोगों का निवास करना ही हमारे जो मलिन बस्ती कहलाएगी। खासकर देखें तो राजस्थान में मलिन बस्तियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कच्ची बस्ती कहा जाता है। तो राजस्थान में मलिन बस्तियों के आंकड़े देखें, सांख्यिकी आंकड़े देखें 2011 के अनुसार। तो राजस्थान में कुल मलिन बस्तियों की जनसंख्या की बात करें तो हमारे 20,64,000 लोग, लगभग 20.64 लाख लोग हमारे क्या है? हमारी मलिन बस्तियों में रहते हैं। कुल शहरी आबादी के हिस्से की बात करें तो शहरी जनसंख्या का लगभग 12.13% लोग क्या हमारे कच्ची बस्ती या फिर मलिन बस्तियों में रहते हैं। राज्य की कुल आबादी की बात करें तो राज्य की कुल आबादी का लगभग 3% हमारे स्लम्स मतलब कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं। दस की वृद्धि की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में मलिन बस्ती जनसंख्या में 21.13% की वृद्धि हुई थी। मतलब ये बढ़े हैं, कम नहीं हुए। सर्वाधिक मलिन बस्तियों वाले जिलों की बात करें, मतलब ऐसे कौन-कौन से जिले जहाँ पे मलिन बस्तियाँ ज़्यादा उनकी बात करें। तो राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक और महानगरीय क्षेत्रों में, कहाँ? औद्योगिक और महानगरीय क्षेत्रों में कि क्या रोजगार की तलाश में जो प्रवास करते हैं गाँवों से शहरों के, उसके कारण मलिन बस्ती की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और इसका मुख्य कारण क्या है? रोजगार की तलाश और वो भी कहाँ पे? औद्योगिक और महानगरीय क्षेत्रों में। बात करें मलिन बस्तियों का संकेंद्रण, मतलब कुल मलिन आबादी का प्रतिशत की बात करें तो जयपुर नंबर 1 पे आता है, जहाँ हमारे क्या 15.64% संकेंद्रण है मलिन बस्तियों का। दूसरे नंबर पे कोटा आता है जहाँ 15.44% है। ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। तीसरा आता है हमारा जोधपुर, तो मेन सिटियाँ हैं, जोधपुर 12.19%। तो नंबर 1 पे हमारे कौन-सा? जयपुर आता है 15.64%, कोटा 15.44% और जोधपुर 12.29% आता है। अब बात करें मलिन बस्तियों का समाधान किया जा सकता है, तो मलिन बस्तियों का क्या समाधान हो सकता है उसकी बात करें। तो इन बस्तियों के सुधार और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, क्या इन बस्तियों के सुधार और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। बात करें कौन कौन से? आवास एवं श्रम पुनर्वास, क्या आवास एवं श्रम पुनर्वास की बात करें तो झुग्गी झोपड़ियों के स्थान पे मुख्यमंत्री जन आवास योजना और राजीव आवास योजना जो पहले चलती थी, इनके तहत पक्के और किफायती घर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जन आवास योजना और हमारी इससे पहले चलती थी राजीव आवास योजना। तो हमारे क्या है? इनके द्वारा पक्के और किफायती घर मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराई जा रही है। फिर आधारभूत सुविधाओं और जल प्रबंधन की बात करें तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अमृत योजना, इनके तहत स्वच्छ पेयजल और सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जा रही है। तो इनके तहत क्या? स्वच्छ पेयजल और सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ठोस कचरा प्रबंधन मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने और खुले में शौच जैसी जो समस्याएं हैं उनको खत्म करके स्वच्छ वातावरण तैयार करना इसका उपाय है। बात करें मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन बस्तियों को शहर की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन की सुलभता सुनिश्चित करना, तो हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम जो कच्ची बस्तियां उनको कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। बात करें मैं प्रमुख नगरीय विकास के कार्यक्रम और योजनाओं की, तो ऐसे कौन-कौन से कार्यक्रम और योजनाएं चल रही है उनकी बात करें। तो शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे एक चलता हमारे स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका प्रारंभ हमारे 25 जून हमारे 2015 को किया गया था। कब? 25 जून 2015 से हमारे स्मार्ट सिटी मिशन चालू है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कुशल सेवाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल समाधानों के माध्यम से देश के 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। कितने? देश के 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अब 100 शहरों में राजस्थान के कौन-कौन से शहर शामिल है? और वो फेमस शहर है वो कौन-कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। कौन-कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर हमारे 4 शहर है जो राजस्थान के हैं। किसमें? हमारे स्मार्ट सिटी मिशन में, जो हमारे क्या 25 जून 2015 से शुरू है। बात करें इस मिशन की प्रमुख उपलब्धियों की, जो हमारे क्या उदयपुर की, तो इस मिशन के तहत उदयपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनका सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। कहाँ पे? हमारे उदयपुर में।
दूसरी योजना आती है अमृत योजना, जिसे अमृत योजना भी कह सकते हैं। बात करें इसका पूरा नाम, तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूरा नाम है। बात करें पहले अमृत की, तो हमारे सबसे पहले चला अमृत 1.0, जो हमारे 2015 से 2020 तक चला था। तो इसके तहत राजस्थान के 29 शहरों को कवर किया गया था। इसका मुख्य फोकस क्या था? जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क। या जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क इसका मुख्य फोकस था। फिर आता अमृत 2.0, जिसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 से किया गया था। बात करें इसके नए अपडेट की, तो राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में इसके तहत 183 जो नगरीय निकाय हैं, इनमें पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाने की घोषणा की गई थी। कब? 2024-25 के बजट में। एजेंसी की बात करते हैं, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसे हम पीएचडी कहते हैं, ये हमारे क्या इसका क्रियान्वयन करेगा, किसका? अमृत 2.0 का। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? मुख्यमंत्री जन आवास योजना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। की बात करें, इसका प्रारंभ 20 सितंबर 2015 से किया गया था। उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से जो हमारे कमजोर वर्ग है, शहरी क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, और अल्प आय वर्ग है, एलआईजी, इन लोगों को किफायती मतलब अफोर्डेबल घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ताकि हर परिवार के पास पक्की छत हो सके। ताकि क्या? हर परिवार के पास पक्की छत हो सके। अगली हमारी परियोजना आती है कौन सा? RUIDP। कौन सी परियोजना? RUIDP मतलब राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना। परियोजना का नाम है राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना। बात करें इस परियोजना की, तो ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे मुख्य रूप से एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंड मतलब पैसा प्राप्त होता है। तो इस परियोजना के लिए पैसा कौन दे रहा है? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करें इसके कुछ फेज है। पहला फेज आता है हमारे 1998 से 2000 के बीच में। तो वर्ष 2000 से क्रियान्वयन इसका शुरू हो गया था। इसमें हमारे मुख्य राजस्थान के 6 शहर शामिल किए गए थे। कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। तो पहले फेज के अंदर हमारे 6 शहर शामिल थे। कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। फेज 2 की बात करें 2007 से 2008 तक चला था, और इसके तहत 15 द्वितीय शहरों को शामिल किया गया था। फेज 3 की बात करें तो 2015 से चला था, जिसमें हमारा 13 शहरों को शामिल किया गया था। कितने? 13 शहरों को शामिल किया गया था। फेज 4 की बात करें तो इसमें हमारे 2020 से शुरू किया गया। तो इसे 2 चरणों में मतलब ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2 में बांटा गया था। 2020 से जैसे चालू किया गया था फेज 4, जिसे हमारे क्या 2 चरणों में शुरू किया गया था, ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2। तो ट्रेंच 1 में हमारे 14 और ट्रेंच 2 में हमारे 16 शहरों को कवर किया गया था। बात करें इसकी परियोजना का मुख्य उद्देश्य की, तो शहरी बुनियादी ढांचे जैसे हमारे सड़कें, पानी, ड्रेनेज, इनको मजबूत करना। तो परियोजना परियोजना का दोबारा नाम बता दें आपको, RUIDP मतलब राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना। तो बात करें ये हमारे अभी भी चल रही है। फिर आती है हमारी हृदय परियोजना। कौन सी? हृदय परियोजना मतलब राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना। क्या? राष्ट्रीय विरासत नगर विकास और संवर्धन योजना। प्रारंभ की बात करते हैं 21 जनवरी 2015 से इसको शुरू किया गया था। बात करें इसकी, तो 31 मार्च 2019 तक ये संचालित की गई है। कौन सी? हृदय परियोजना। उद्देश्य की बात करें तो देश की महत्वपूर्ण विरासत स्थल जो हेरिटेज शहर है, उनको संरक्षित करना, उन्हें पुनर्जीवित करना और उन्हें समावेशी विकास सुनिश्चित करना वहां का। ये हमारा हृदय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। शामिल शहरों की बात करें तो पूरे भारत के 12 विरासत शहर इसमें शामिल किए गए। कितने? 12 शहर इसमें शामिल किए गए पूरे भारत के। राजस्थान से किसको शामिल किया गया हृदय में? तो इस सूची में राजस्थान से एकमात्र शहर है, और वो कौन सा? हमारे अजमेर शहर। बात करें राजस्थान की प्रमुख शहरी नीतियों की, तो शहरी नीतियां अर्बन पॉलिसीज की बात करें तो सुव्यवस्थित शहरीकरण के लिए राजस्थान सरकार ने समय समय पे बहुत सारी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की है। बात करें एक नीति की, तो पहली नीति हमारी कौन सी आती है? राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट नीति 2017। तो नीति का नाम है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट नीति 2017 की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? तेजी से बढ़ते शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं उसको सामना करना, और भविष्य के शहरी विकास के लिए एक स्पष्ट विजन तैयार करना, एक नया दृष्टिकोण तैयार करना। फिर आते हैं राजस्थान टाउनशिप नीति 2024। नीति का नाम है राजस्थान टाउनशिप नीति 2024। कब जारी हुई? ये 17 जुलाई 2024 को जारी हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में हमारा संतुलित शहरी विकास, बेहतर जीवन गुणवत्ता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बात करें इसके प्रावधान की, तो नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित बसावट को प्रोत्साहित करना। क्या? नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित बसावट को प्रोत्साहित करना, ताकि पुरानी शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम हो सके। जो हमारे पुराने शहरी क्षेत्र है, उन पर जनसंख्या का दबाव कम किया जा सके। फिर आता है मिश्रित भूमि उपयोग, जो हमारा मिक्स्ड लैंड यूज है, सस्ती आवासीय सुविधा और समावेशी विकास से इनको बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। घोषणा की बात करें तो इस नीति के तहत राज्य सरकार ने बस्सी कोटपुतली कॉरिडोर में नए सैटेलाइट टाउन से विकसित करने की घोषणा की गई है। फिर बात करें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2025।
कौन सी? ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी, टीओडी पॉलिसी 2025 की बात करें तो कब जारी की गई थी? 10 दिसंबर 2025 को इसे जारी किया गया था। किसके द्वारा? शहरी विकास और आवास विभाग के द्वारा, या शहरी विकास और आवास विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि उपयोग मतलब लैंड यूज और सार्वजनिक परिवहन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट योजना का एकीकरण करना। दो चीजें हमारे पास किसकी? एक तो भूमि उपयोग मतलब लैंड यूज, और सार्वजनिक परिवहन योजना का एकीकरण करना इसका उद्देश्य है। साधारण शब्दों में देखें तो इसका मतलब है कि मेट्रो, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, या मेट्रो, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसे हमारे सार्वजनिक परिवहन के साधन है, इनके आसपास ही क्या है? रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों का सघन विकास किया जाए, ताकि लोग निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और सस्टेनेबल मतलब सतत विकास हो सके। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक था हमारा शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।